तो हिंदी की इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज में आज हम यहाँ पे हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रखे हैं, हिंदी पत्र लेखन। जिसमें हम यहाँ पे हिंदी पत्र लेखन में सरकारी पत्र हो गया, अर्ध सरकारी पत्र हो गया, प्रारूपण हो गया, अधिसूचना, टिप्पण, विज्ञप्ति, ये सारे टॉपिकों पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आपको इस वीडियो में ध्यान देना है, जो मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ आपको बस समझना है। और यहाँ पे नोट्स आपको बिल्कुल आपके बने हुए हैं, लेकिन आपको समझने में यहाँ पे ध्यान देना है किस प्रकार आपको कौन सी चीज़ याद करनी है और किस टाइप के यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों तो शुरू करते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन होता क्या है ये तो आप भली भांति जानते होंगे। जिससे व्यक्ति क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को लेखन के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, अपने विचारों को शेयर करता है लेखन के माध्यम से और मिले बगैर। यानी कोई व्यक्ति अगर दूर भी है तो उसको पत्र लिखने के माध्यम से या लेखन के माध्यम से उसको पत्र लिख दिया और अपने विचारों को व्यक्त कर दिया, अपने विचारों को शेयर कर दिया। इसी को कहते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे से मिले बगैर ही अपनी भावनाओं को साझा कर सकते हैं अथवा अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। ये तो बड़ा सिंपल था। अब देखो, पत्र लेखन लिखते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक तो पत्र लिखते समय क्या होना चाहिए, उसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए, यानी शॉर्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपने लंबा चौड़ा लिख दिया और जो पढ़ने वाला है अगर वो बोर हो गया पढ़ते पढ़ते, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब ज़्यादा इतना आपने लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, संक्षिप्त होना चाहिए बिल्कुल, और बिल्कुल सटीक होना चाहिए पत्र। जो आप वहाँ पे लिखना चाहते हैं उसमें वही चीज़ आपको लिखनी है। सरलता, सरल भाषा का उपयोग होना चाहिए, उसको हर कोई समझ सके। स्पष्टता, पत्र में जो आप लिखना चाहते हैं वो स्पष्ट रूप से स्पष्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कुछ और लिखना चाह रहे हैं और वहाँ पे पत्र में कुछ और आपने लिख दिया है। शुद्ध भाषा शैली बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। तो ये तो पत्र लेखन के कुछ मुख्य बिंदु हैं, लेकिन इनसे क्वेश्चन नहीं बनता है। कई बार अगर क्वेश्चन यहाँ पे मुख्य बिंदु से ये बन सकता है कि पत्र लिखने के लिए क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ से तो क्वेश्चन बनता नहीं है। अब क्वेश्चन जहाँ से बनता है अब वो शुरू होता है वो पार्ट पत्रों के प्रकार से। तो जो पत्रों के प्रकार, दो प्रकार के होते हैं पत्र। एक होते हैं औपचारिक पत्र और एक होते हैं अनौपचारिक पत्र। देखो, आपको समझना है और बड़ी सिंपल से आपको मैं समझाने वाला हूँ यहाँ पे। देखो, औपचारिक पत्र क्या होते हैं? औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भेजते हैं जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है, कोई पारिवारिक संबंध नहीं होता है, कोई रिश्तेदार नहीं होते हैं। तो उन व्यक्तियों को जो पत्र भेजे जाते हैं उनको औपचारिक पत्र कहते हैं। यह पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनके साथ कोई निजी या व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। अगर हम उदाहरण की बात करें, प्रार्थना पत्र, जैसे आप प्रार्थना पत्र भेजते होंगे किसी को, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को भेजते होंगे या किसी अधिकारी को प्रार्थना पत्र भेजते होंगे, शिकायत पत्र भेजते होंगे, तो उन अधिकारियों से आपका कोई निजी संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी उनको आप पत्र भेजते, तो इनको कहते हैं औपचारिक पत्र। सरकारी पत्र ये सभी क्या होते हैं? औपचारिक पत्र होते हैं। आवेदन पत्र, व्यवसायिक पत्र, कार्यालयी पत्र, तो ये सारे पत्र। व्यवसायिक पत्र किसको भेजा जा रहा है? किसी व्यवसाय के मालिक को। तो यहाँ पे इनसे आपका कोई निजी संबंध नहीं है। तो जो ऐसे पत्र जो निजी संबंधी और या जो पारिवारिक लोग हैं उनके अलावा जो अन्य व्यक्तियों को भेजे जाते हैं उनको कहा जाता है औपचारिक पत्र। और औपचारिक पत्र की विशेषता ये है कि इसमें तो एक तो भाषा शैली का विशेष ध्यान रखना चाहिए और पत्र में वही चीज़ें लिखनी चाहिए जो आपको क्या है, मतलब जिससे संबंध आपको शिकायत करनी है या जो आपका बिल्कुल काम है। तो ज़्यादा इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी जाती है। उसके बाद जो यहाँ पे अनौपचारिक पत्र है, ऐसे पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे पारिवारिक या व्यक्तिगत संबंध है। जैसे आपने अपने माता पिता को पत्र लिख दिया, अपने दोस्त को पत्र लिख दिया, या किसी अपने रिश्तेदार को पत्र लिख दिया, किसी को शुभकामना पत्र लिख दिया, किसी को बधाई पत्र लिख दिया। तो ये शुभकामना पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, आपके घर में शादी हो रही है और आपने किसी को निमंत्रण पत्र भेज दिया, तो ये एक क्या हो रहा है, आपका पारिवारिक या व्यक्तिगत या किसी जो आपका जान पहचान का अपने दोस्तों को आप पत्र भेज रहे हो। तो ये सारे पत्र किसमें आते हैं? अनौपचारिक पत्र में आते हैं। और अनौपचारिक पत्र की विशेषता ये है कि अब आप अपने सगे संबंधियों या व्यक्तिगत रूप से या किसी रिश्तेदार को भेजोगे तो उसके खुशल खेम तो पूछोगे ना, उसके हालचाल पूछोगे, तो उसमें ये सारा सब होता है। लेकिन जो औपचारिक पत्र होते हैं वो बिल्कुल टॉपिक वाइज होते हैं, मतलब जिस टॉपिक पे आपको भेजना है बस, उसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। तो औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र आपको समझ में आ गए होंगे। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए कि सरकारी पत्र जो होते हैं वो औपचारिक पत्र होते हैं या अनौपचारिक पत्र होते हैं? तो कौन से पत्र होते हैं? औपचारिक पत्र। जितने भी सरकारी कार्यालयों में जितने भी पत्र भेजे जाते हैं एक दूसरे को, वो सारे क्या होते हैं? लगभग
औपचारिक पत्र ही होते हैं, क्योंकि सरकारी कार्यालयों में सब सरकार के अधिकारी होते हैं, मतलब कोई किसी का व्यक्तिगत वो होता नहीं है, व्यक्तिगत सगा संबंधी होता नहीं है। अगर होगा भी तो मतलब जो सरकारी काम से जो पत्र भेजे जाएंगे उनमें व्यक्तिगत संबंधों का कोई लेना देना नहीं होता है। तो जितने भी सरकारी कार्यालयीय पत्र होते हैं वो सारे क्या होते हैं, लगभग औपचारिक पत्र होते हैं। आवेदन पत्र हो गया, व्यावसायिक पत्र भी औपचारिक पत्र होता है, कार्यालयीय पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। अभी आगे बहुत सारे एग्जाम्पल आने वाले हैं। और अनौपचारिक में आपने देख दिया, जैसे बधाई पत्र हो गया, शुभकामना पत्र हो गया, निमंत्रण पत्र हो गया, अपने सगे संबंधियों को, अपने माता पिता को जो आप पत्र भेज रहे हो, ये किस में आ गए, अनौपचारिक पत्र में आ गए। अब बात करते हैं पत्रों का वर्गीकरण। ये तो टाइप थे, मतलब किस प्रकार के उनके जो शैली होती है, औपचारिक अनौपचारिक। अब यहाँ पे पत्रों का वर्गीकरण, तो दो भागों में किया गया है पत्रों का वर्गीकरण। नंबर 1 है सामान्य पत्र। तो सामान्य पत्र में वही पत्र आते हैं जो पारिवारिक और व्यक्तिगत रूप से भेजे जाते हैं, जो मैंने अभी अनौपचारिक पत्रों का जो एग्जाम्पल दिया है। दूसरा होता है कार्यालय पत्र। तो ये आपको ध्यान रखना है, कार्यालय पत्र, इसमें हम बहुत सारे पत्रों के बारे में बात करेंगे। अधिसूचना हो गया, प्रारूपण हो गया, विज्ञप्ति हो गया, टिप्पण हो गया, ये सारे जो पत्र होते हैं इसी में आते हैं कार्यालयीय पत्र के अंतर्गत। तो कार्यालय पत्र होते क्या हैं, जो कि विभिन्न कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा प्रेषित किए जाने वाले पत्र कार्यालयीय पत्र कहलाते हैं। अब कार्यालयीय पत्र सरकारी जो विभागों में भी हो सकते हैं, गैर सरकारी विभागों में भी, क्योंकि गैर सरकारी विभागों में भी क्या होता है, कार्यालय होते हैं, उसमें भी अधिकारी होते हैं। तो कुल मिला के कार्यालयीय पत्र कौन होते हैं, जो अधिकारियों के बीच, कर्मचारियों के बीच आपस में भेजे जाते हैं, इनको कहा जाता है कार्यालयीय पत्र, यानी जो कार्यालय में भेजे जा रहे हैं। कार्यालय पत्र लगभग क्या होते हैं, सभी औपचारिक पत्र होते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया औपचारिक पत्र क्या होता है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं वो भी हम एक एक करके यहाँ पे चर्चा करेंगे, तो आपको हर चीज़ यहाँ पे नोट करनी है। तो कार्यालय पत्रों में सबसे पहले हम सरकारी पत्र के बारे में बात कर लेते हैं। सरकारी पत्र को शासकीय पत्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सरकारी पत्र में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, सरकारी पत्र को ही शासकीय पत्र भी कहते हैं। तो सरकारी पत्र क्या होते हैं, आपको लग रहा होगा, मतलब नाम से लग रहा है सरकार, मतलब जब दो सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, या दो राज्य सरकारें आपस में पत्र भेजती, या सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो एक दूसरे को क्या भेजते हैं, पत्र भेजते हैं। अब पत्र ऐसे नहीं कि उन्होंने किसी का हालचाल पूछने के लिए पत्र भेज दिया, सरकार के काम के लिए जो पत्र भेजे जाते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, दो भिन्न भिन्न राज्यों के मध्य या सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच जिन पत्रों का प्रयोग होता है उसे सरकारी पत्र या शासकीय पत्र कहते हैं। और ये कौन पत्र होते हैं, ये सरकारी काम के लिए जो पत्र भेजे जाते हैं, तो ये होते हैं आपके सरकारी पत्र। और सरकारी पत्र यहाँ पे क्या है, अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। अन्य पुरुष शैली का मतलब यहाँ ऐसा है कि मतलब वो व्यक्तिगत, जब आप किसी व्यक्तिगत लिख रहे हो, व्यक्तिगत व्यक्ति को क्या लिख रहे हो, पत्र लिख रहे हो, तो उसमें तो क्या होता है, एक उत्तम पुरुष शैली होती है, एक मध्यम पुरुष शैली होती है। उत्तम पुरुष मतलब जो तुम खुद हो और जिसको तुम लिख रहे हो। लेकिन यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, किसी अन्य अधिकारी को लिख रहे हो, तो उससे आपका कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, वो एक अन्य पुरुष है, उससे आपका कोई क्या है, पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंध नहीं है। इसलिए सरकारी पत्र क्या होते हैं, अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। अब इसका नमूना देख लेते हैं कि सरकारी पत्र कैसे लिखे जाते हैं, इसका फॉर्मेट देख लो और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो यह है सरकारी पत्र का फॉर्मेट। यहाँ पे होता है पत्रांक। पत्रांक का मतलब होता है पत्र संख्या। आपने कई सरकारी पत्र देखे होंगे, तो यहाँ पे पत्रांक, यहाँ पे पत्र संख्या लिखी रहेगी। उसके बाद यहाँ पे सबसे ऊपर आएगा प्रेषक, प्रेषक का नाम, प्रेषक पदनाम आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेषक नाम आएगा, यहाँ पे पदनाम, और यहाँ पे विभाग क्या है या उसका स्थान। तो कुल मिला के आता है कि प्रेषक का नाम सरकारी पत्र में कहाँ लिखा जाता है, सबसे ऊपर बाईं साइड लिखा जाता है। उसके बाद जब यहाँ पे प्रेषक यानी जो भेजने वाला है, ठीक है, उसका नाम, पदनाम और उसका स्थान आ गया, किस विभाग से वो आ गया अगर, उसके बाद लिखा जाता है सेवा में। और उसके बाद प्रेषिति, प्रेषिति का मतलब होता है जिसको पत्र भेजा जा रहा है। तो प्रेषिति का नाम यहाँ पे आ जाएगा, पदनाम यहाँ पे आ जाएगा और पता यहाँ पे आ जाएगा, यानी किस विभाग से है, किस डिपार्टमेंट से है, किस सरकार के अंतर्गत काम करता है, किस राज्य का है। तो यहाँ पे मतलब उत्तराखंड सरकार का होगा, उत्तर प्रदेश सरकार का होगा वो अधिकारी, तो वो यहाँ पे आ जाएगा पते पे। तो कुल मिला के देखो, दो क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार बन सकते हैं कि सरकारी पत्र में प्रेषक का पदनाम कहाँ पे लिखा जाता है, तो सबसे ऊपर बाईं ओर। प्रेषिति का नाम कहाँ पे लिखा जाता है, तो यहाँ पे लिखा जाता है बाईं ओर, प्रेषक के नाम के और पदनाम के नीचे फिर प्रेषिति का नाम और पदनाम आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्थान और दिनांक आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका विषय, जिस विषय में आप पत्र भेज रहे हो, किसी भी
अधिकारियों को, कर्मचारी को या सरकार को। और यहाँ पे महोदय आ जाएगा। फिर महोदय इसको क्या कहते हैं, आपका संबोधन। ठीक है, संबोधन किससे करते हो, महोदय से करते हैं सरकारी पत्रों में। फिर यहाँ पे जो पत्र का मुख्य भाग होता है जो आपने भेजना है, और यहाँ पे नाम और पदनाम किसका आ जाएगा, जो आपका भेज रहा है पत्र। और यहाँ पे संलग्न प्रतिलिपियां। कई बार होता नहीं कि आपने कुछ ऐसे काम से पत्र भेजा जिसकी आपको कुछ उससे संबंधित डॉक्यूमेंट भी भेजने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखने पड़ते हैं कि मैंने यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे भेज रखे हैं इस पत्र के साथ। तो ये तो फॉर्मेट हो गया किसका, यानी नमूना हो गया सरकारी पत्र का। तो अब आपको सरकारी पत्र का नमूना समझ में आ गया होगा। पत्रांक कहाँ पे लिखा जाता है, प्रेषक का पदनाम नाम कहाँ पे लिखा जाता है, प्रेषिति जिसको भेजा रहा है उसका पदनाम नाम कहाँ पे लिखा जा रहा है, स्थान, दिनांक और क्या क्या इसमें आ रहा है। तो यहीं से कुल मिला के आपको ये समझना है फॉर्मेट, और फॉर्मेट से ही कई बार क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अब दूसरा जो पत्र है यहाँ पे ये है अर्ध सरकारी पत्र। तो अर्ध सरकारी पत्र भी एक कार्यालयी पत्र होता है, कार्यालय में ही भेजे जाते हैं। लेकिन अर्ध सरकारी पत्र और सरकारी पत्र में एक ये अंतर है कि जो अर्ध सरकारी पत्र होता है वो क्या होते हैं, मतलब किसी सरकारी कार्य के संबंध में ही भेजा जाता है, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से भेजा जाता है। यानी जैसे आप कोई 2 डिपार्टमेंट है, इसको आप समझने की कोशिश करो। 2 डिपार्टमेंट हैं, आप इस ए डिपार्टमेंट में हैं और जिस अधिकारी को आपने पत्र भेजना है वो इस बी डिपार्टमेंट में है। ठीक है, अब आपका इस बी डिपार्टमेंट से कुछ काम है और आपने पत्र भेजना है, लेकिन ये आपका लगभग क्या है, आप इसको, आपका ये दोस्त हो सकता है, इसको आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको व्यक्तिगत रूप से, मतलब सरकारी कार्य के लिए जो पत्र व्यक्तिगत व्यक्ति को भेजे जाती है, व्यक्तिगत रूप से भेजे जा रहे हैं, उनको कहा जाता है अर्ध सरकारी पत्र। यानी हैं वो सरकारी पत्र हैं, लेकिन आप उसको किस तरीके से भेज रहे हो, व्यक्तिगत रूप से भेज रहे हो। वो आपके जान पहचान का है, उसको आप व्यक्तिगत रूप से जानते हो और उसको आपने बोल दिया कि मेरा ये काम है, इसको, मतलब ये सरकारी काम है, इसको जल्दी से करना है। तो कुल मिला के इन पत्रों को क्या कहते हैं, अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन, सरकारी कार्यालयों में एक कर्मचारी किसी दूसरे कर्मचारी को कार्यालयीय कार्यों के लिए मित्रता भाव या आत्मीयता और वैयक्तिकता प्रदर्शित करते हुए जो पत्र लिखता है उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। इन पत्रों में एक तो मित्रता का भाव होता है, यानी मतलब मित्रता का भाव तभी तो होगा जब आप दूसरे डिपार्टमेंट वाले को अच्छी तरीके से व्यक्तिगत रूप से जानते होंगे। तो आपने क्या कर दिया, आपके पास सरकारी काम है लेकिन आप चाहते हैं कि वो काम जल्दी हो जाए, और आपने तुरंत इसको व्यक्तिगत रूप से बोल दिया कि ये सरकार का काम है, ये मतलब हमें आपकी क्या हो, मतलब थोड़ा हेल्प की ज़रूरत है आपके डिपार्टमेंट से, तो ये काम जल्दी से करवा दीजिए। तो कुल मिला के आपने इसको व्यक्तिगत रूप से सीधे पत्र लिख दिया और बोल दिया कि ये काम करना है। और ये पत्र अधिकतर क्या होते हैं, गोपनीय होते हैं। और इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें मित्रता का भाव होता है। 2 डिपार्टमेंट के बीच जो व्यक्ति आपस में व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उनमें एक दूसरे में क्या होता है, मित्रता का भाव होता है। और ये देखो, ये किस शैली में लिखे जाते हैं, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष शैली में। यानी मैं और तुम, मतलब हम आपस में पत्र भेज रहे हैं, हम किसी अन्य अधिकारी को नहीं भेज रहे हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं लेकिन काम सरकारी है और हम आपस में एक दूसरे के बीच क्या भेज रहे हैं, पत्र भेज रहे हैं। तो उत्तम पुरुष कौन हो गया, जो भेज रहा है, और मध्यम पुरुष जिसको भेजा जा रहा है, जो सुन रहा है। तो कुल मिला के जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं वो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। आपको नोट करना है, समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पे सिंपल भाषा में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो अर्ध सरकारी पत्र का नमूना कैसे होता है। तो यहाँ पे प्रेषक नाम और पदनाम आ जाएगा जो भेज रहा है, और यहाँ पे कार्यालयीय पता, जिस कार्यालय से में वो काम कर रहा है, मतलब जो भेजने वाला है, और यहाँ पे दिनांक आ जाएगी। तो देखो क्वेश्चन यहाँ से इसी प्रकार बन सकता है कि अर्ध सरकारी पत्र में प्रेषक का नाम कहाँ पे आता है, तो सबसे ऊपर बाईं ओर। कार्यालय पता और दिनांक कहाँ आता है, सबसे ऊपर दाईं ओर। फिर यहाँ पे देखो अर्ध सरकारी पत्र और सरकारी पत्र में एक मेन डिफरेंस यहाँ पे भी है। जब आप संबोधन करते हैं तो वहाँ पे क्या लिखते, महोदय लिखते थे, क्योंकि वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। वो जो सरकारी पत्र होते हैं वो किसी उच्च अधिकारी के लिए हो सकते हैं, या मतलब जिस भी अधिकारी के लिए होंगे, लेकिन वो क्या है, व्यक्तिगत पत्र नहीं होते हैं, वो पूर्ण रूप से सरकारी होते हैं, इसलिए वहाँ पे रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे आप मित्रता के भाव से क्या भेज रहे हो, पत्र भेज रहे हो। तो यहाँ पे जब मित्रता का भाव आ गया तो तब आपको महोदय कहने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, या तो प्रिय कह सकते हो, या यहाँ पे और क्या आ सकता है, हाँ श्री, या तो श्री आता है, प्रिय की जगह श्री आ सकता है, या आदरणीय आ सकता है। तो आ सकता है एग्जाम में कि बताइए कि अर्ध सरकारी पत्र में जब संबोधन करते हैं तो महोदय की जगह पे क्या आता है, तो वहाँ पे प्रिय, श्री और आदरणीय आता है। उसके बाद यहाँ पे पत्र का मुख्य भाग हो गया, और यहाँ पे लिखना है सादर
और यहाँ पे शुभचिंतक और प्रेषक का नाम आ जाएगा, और फिर प्रेषिती का नाम। देखो एक और फैक्ट क्या है इसमें, जो प्रेषिती का नाम यानी जिसको भेजा जा रहा है उसका नाम कहाँ पे आ रहा है, बाईं और सबसे नीचे, और फिर पदनाम और पता। सरकारी पत्र में क्या हो रहा था, ये देखो ऊपर सरकारी पत्र में जो प्रेषक का नाम है, सॉरी प्रेषिती का जो नाम है जिसको भेजा जा रहा है वो ऊपर आ रहा है, यानी प्रेषक के नीचे लेकिन ऊपर ही आ रहा है लगभग, मतलब जो मुख्य भाग है पत्र का उसके, ये मुख्य भाग है पत्र का, इससे ऊपर आ रहा है प्रेषिती का नाम, यानी आप बोल सकते हो विषय से ऊपर, यानी जिसको पत्र भेज जा रहा है। लेकिन जो अर्ध सरकारी पत्र है उसमें प्रेषिती का नाम कहाँ आ रहा है, ये पत्र का मुख्य भाग है और इसके नीचे, सबसे नीचे बोलते हो बाईं ओर। तो ये चीज़ आपको नोट करनी, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में पत्र लेखन से संबंधित। तो आपको फॉर्मेट अच्छे से मैं यहाँ पे मैंने बना रखा है, ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद तीसरा है यहाँ पे प्रारूपण। देखो प्रारूपण क्या होता है, प्रारूपण को क्या कहते हैं, लेखन मसौदा भी कहते हैं, आलेखन या प्रालेखन कहते हैं। तो कई बार आप उनको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रारूपण की जगह वो मसौदा दे सकता है, या आलेखन दे सकता है, या प्रालेखन दे सकता है कि बताइए कि आलेखन क्या है, लेखन मसौदा क्या है, या प्रालेखन क्या है। तो प्रारूपण ये सब क्या होते हैं, प्रारूपण लेखन मसौदा को भी कहते हैं, आलेखन को भी कहते हैं और प्रालेखन को भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, पहले प्रारूपण इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि कार्यालय में बाहर से आए हुए किसी पत्र यानी आवती। देखो आवती क्या होता है, जो आ रहा है, यानी जो बाहर के कार्यालयों से हमारे कार्यालय में जो पत्र आ रखा है उसको कहा जाता है आवती। तो आवती पर कार्यवाही समाप्त होने के बाद जो मसौदा तैयार किया जाता है या पत्रोत्तर में जो पत्र लिखा जाता है उसे प्रारूपण कहते हैं। अब देखो मैं आपको थोड़ा सिंपल भाषा में समझाता हूँ। सपोज यहाँ पे कोई ये ए डिपार्टमेंट है, ये बी डिपार्टमेंट है, विभाग, ठीक है। यहाँ से एक पत्र इन्होंने भेजा बी विभाग को या बी डिपार्टमेंट को। अब बी डिपार्टमेंट ने उस पत्र पे पूरी कार्यवाही कर ली है और उसके जवाब में अब इनको एक उत्तर भेजना है, मतलब जो भी कार्यवाही उन्होंने की है, और उसके जवाब में जो यहाँ पे पत्र भेजा गया है इसको कहा जाता है प्रारूपण। अब आप समझ गए होंगे ना, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जैसे कोई पत्र किसी दूसरे विभाग से हमारे विभाग में आ रखा है, हमने उस पर पूरी कार्यवाही कर ली है और पूरी कार्यवाही करने के बाद हमने एक मसौदा तैयार करना है और उस पत्र के जवाब में कुछ उस विभाग को पत्र भेजना है जिसने वो पत्र भेजा था, तो इसको कहा जाता है प्रारूपण। सिंपल भाषा में एक और परिभाषा देखो यहाँ पे, सरकारी कार्यालय में आवती पत्र यानी जो अन्य डिपार्टमेंट से हमारे डिपार्टमेंट में आ रखा है, आवती पत्र पर टिप्पणी कार्य समाप्त होने के बाद कार्यालयीय पत्रोत्तर का जो कच्चा मसौदा तैयार किया जाता है उसे प्रारूपण कहते हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे टिप्पणी शब्द दूसरा आ गया, ऊपर से क्या है, टिप्पण कार्य का अंतिम सोपान होता है प्रारूपण। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको जरूर नोट करना है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्या होता है, एक बार आप दोबारा समझो प्रारूपण, क्योंकि इसको समझना थोड़ा आपके लिए मुझे लगता है कठिन हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है, ये ए डिपार्टमेंट है, ये बी डिपार्टमेंट है, इसने इसको पत्र भेज दिया। अब यहाँ पे बी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने उस पर मिलजुल कर अपनी राय दी यानी टिप्पण दी। जब टिप्पण दे दी तो वो कार्य लगभग, मतलब जो इसने कार्य सौंपा था पत्र के माध्यम से, वो कार्य बी डिपार्टमेंट ने पूरा कर दिया है। टिप्पण यानी परिचर्चा करने के बाद अपनी सभी अधिकारियों ने अपनी राय दी, टिप्पण दी, और जब टिप्पण कार्य पूरा हुआ उसके बाद इन्होंने क्या भेजा, एक पत्र भेजा जिसको कहा जाता है प्रारूपण। तो इसीलिए प्रारूपण को क्या कहा जाता है, टिप्पण कार्य का अंतिम सोपान कहा जाता है, क्योंकि टिप्पण कार्य जैसे ही समाप्त हो जाता है उसके बाद कार्य संपूर्ण हो जाता है और उसके बाद जो उत्तरोत्तर में जो यानी उस आए हुए यानी आवती पत्र के उत्तर में जो पत्र भेजा गया उसको कहा गया प्रारूपण। तो अब आपको प्रारूपण यहाँ पे अच्छे समझ में आ गया होगा। तो प्रारूपण के नमूना देख लो, यहाँ पे ये पत्रांक है, यहाँ पे पत्रांक लिखा जाता है, यहाँ पे प्रेषक का नाम आ जाएगा, पद नाम आ जाएगा और पता आ जाएगा, यहाँ पे फिर सेवा में और प्रेषित का पद, विभाग, अनुभाग। और देखो एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो प्रारूपण होता है उसमें प्रेषित यानी जिसको भेजा जा रहा है उसका नाम नहीं आता है, नाम नहीं आता है प्रारूपण में प्रेषित का, यानी जिसको पत्र भेजा जा रहा है, जिसको प्रारूपण भेजा जा रहा है यहाँ पे प्रारूपण पत्र, उसका यहाँ पे नाम नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो सीधे प्रेषित का पद, विभाग और फिर पता और विषय, और फिर यहाँ पे महोदय आ जाएगा और फिर यहाँ पे भवदिया और नाम आ जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे इसका फॉर्मेट यानी नमूना प्रारूपण पत्र लेखन का। चौथा यहाँ पे विज्ञप्ति। अब देखो विज्ञप्ति क्या होती है, किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा अपने किसी निर्णय, घोषणा
नीति, योजना इत्यादि से संबंधित सूचनाओं को संबंधित व्यक्तियों, विभागों व आम जनता तक पहुंचाने के लिए जो सूचना पत्र जारी किया जाता है उसे विज्ञप्ति कहा जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे विभाग क्या करते हैं। अब जैसे यहाँ पे यूकेपीएससी की बात की जाए, उसको छात्रों तक अगर कोई सूचना पहुंचानी होती है तो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में डाल देता है विज्ञप्ति। तो कुल मिला के क्या होता है यहाँ पे कि किसी निर्णय या कोई घोषणा करनी हो, कोई सूचना देनी होगी संबंधित व्यक्तियों को, मतलब जिन व्यक्तियों से संबंधित वो सूचना है, तो उसे कहा जाता है विज्ञप्ति। अब देखो विज्ञप्ति का नमूना कैसा होता है। यहाँ पे आ जाएगा विज्ञप्ति संख्या, यहाँ पे आ जाएगा विज्ञप्ति लिखा हो, यहाँ पे दिनांक आ जाएगा, यहाँ पे मुख्य जो भी क्या होंगे, मतलब पत्र का जो मुख्य भाग होता है जो भी लिखा होगा उसमें जिससे संबंधित होगा, और यहाँ पे हस्ताक्षर और नाम और पदनाम आ जाएगा। देखो ये है यहाँ पे विज्ञप्ति का फॉर्मेट, किसका है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का। तो यहाँ पे ऊपर विभाग का नाम आ गया उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जो भी डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे देखो संख्या आ गया जिसमें मैंने अभी बताया, और राइट हैंड साइड दिनांक आ गया। तो आ सकता है कि बताइए कि विज्ञप्ति में दिनांक कहाँ पे लिखी रहती है, तो सबसे ऊपर राइट हैंड साइड यानी दाईं साइड, और पत्र संख्या यहाँ पे बाईं साइड लिखी रहती है। यहाँ पे विज्ञप्ति आ गया, यहाँ पे मुख्य विषय जो आ गया, और यहाँ पे पत्र का मुख्य भाग आ गया, और सबसे नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया नाम, और यहाँ पे पद नाम आ गया। तो ये इस प्रकार यहाँ पे विज्ञप्ति का ये नमूना है यानी फॉर्मेट है। तो अब आपको विज्ञप्ति भी समझ में आ गया होगा कि यानी सरकारी या गैर सरकारी जो विभाग होते हैं वो क्या करते हैं, संबंधित लोगों को सूचना देने के लिए जिन पत्रों का प्रयोग करते हैं, या आप बोल सकते हैं कि आम जनता तक पहुंचाने के लिए अगर सूचना पहुंचानी होगी तो उसको कहा जाता है यहाँ पे विज्ञप्ति। उसके बाद आता है यहाँ पे प्रेस विज्ञप्ति। अब प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है, यानी जो प्रेस के माध्यम से भेजी जाती है। अब जैसे अभी मैंने आपको विज्ञप्ति में बताया, तो वो किसके माध्यम से भेजी गई है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, वो उसमें प्रेस में नहीं भेजी गई है। लेकिन कुछ यहाँ पे सूचनाएं ऐसी होती है जो सरकारी या गैर सरकारी विभागों द्वारा प्रेस के माध्यम से भेजी जाती है, तो उनको कहा जाता है प्रेस विज्ञप्ति। अब देखो प्रेस विज्ञप्ति में एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रेस विज्ञप्ति यथावत प्रकाशित की जाती है। यानी जो प्रेस विज्ञप्ति होती है, जैसे माना कोई सरकारी जो मतलब सरकार ने क्या कर दिया, प्रेस को कोई विज्ञप्ति दे दी, ये आपको छापनी है, तो जो प्रेस वाले होते हैं, आपने देखा ना कि प्रेस वाले क्या करते हैं, कई न्यूज़ों को बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं या अपनी तरफ से उसमें कुछ ऐड कर देते हैं। लेकिन प्रेस विज्ञप्ति में ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। जैसे सरकार ने बोल रखा हो कि ये आपने, मतलब सरकार ने उनको दे दिया कि ये आपने अपनी प्रेस में छापना है, तो बिल्कुल वैसे का ही वैसे वो उसमें छाप देंगे। उसमें कोई भी क्या नहीं होंगे, वो छेड़खानी नहीं करेंगे, कोई भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखेंगे। तो सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस को जारी की गई सूचना को प्रेस विज्ञप्ति कहा जाता है, और प्रेस विज्ञप्ति यथावत प्रकाशित की जाती है, यानी इसमें कोई भी छेड़खानी या कोई भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखा जाता है। और एक होता है प्रेस नोट। तो जो प्रेस नोट होता है उसमें क्या करता है, जो संपादक होते हैं या जो प्रेस होती है वो अपनी तरफ से उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, उसको बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं। लेकिन प्रेस विज्ञप्ति को वो यथावत ही रहने देते हैं, जैसे सरकार ने कह रखा है वैसे ही उनको छापनी होती है। तो प्रेस विज्ञप्ति का नमूना देखो, यहाँ पे राइट हैंड साइड आ जाएगा, यहाँ पे दिनांक, यहाँ पे मुख्य भाग आ जाएगा, और यहाँ पे नाम, पदनाम और विभाग आ जाएगा जिसने प्रेस को वो करने के लिए, यानी वो विज्ञप्ति छापने के लिए बोल रखा होगा। उसके बाद यहाँ पे एक होता है कार्यालयी ज्ञापन। तो कार्यालयी ज्ञापन क्या होता है, सरकारी कार्यालयों से ज्ञापित सूचना या आदेश को कार्यालयी ज्ञापन कहते हैं। यानी सरकारी कार्यालय में जैसे कुछ नई सूचना आ गई या कुछ नए नियम लागू हो गए, तो उनसे संबंधित सूचनाओं को क्या कहते हैं, यहाँ पे कार्यालयी ज्ञापन कहा जाता है। इसका प्रयोग केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य तथा सचिवालय के विभिन्न विभागों के मध्य होता है। तो केंद्र और राज्य सरकार के मध्य जो भी सूचना आदान प्रदान होती है वो कार्यालयी ज्ञापन कहलाती है, या सचिवालयों के मध्य। अब देखो यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखने की, कार्यालयी ज्ञापन में महोदय और भवदीय नहीं लिखा जाता है। इसका भी नमूना मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसमें आपको महोदय और भवदीय नहीं लिखा जाता है। अब देखो यहाँ पे देखो नमूना क्या होता है इसमें। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए कि कार्यालय ज्ञापन में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है। तो कार्यालय ज्ञापन में सबसे ऊपर लिखा जाता है कार्यालय का नाम या विभाग का नाम या मंत्रालय का नाम। यानी अगर वो किसी मंत्रालय ने कार्यालय विज्ञापन भेजा है तो सबसे ऊपर मंत्रालय का नाम आ जाएगा, किसी विभाग ने भेजा है तो सबसे ऊपर विभाग का नाम आ जाएगा, और किसी कार्यालय ने भेजा है तो सबसे ऊपर कार्यालय का नाम आ जाएगा। तो सबसे ऊपर देखो यहाँ पे, क्योंकि अधिकांशतः जो पत्र अभी तक हमने पढ़े उसमें किसी में दिनांक आ रही थी सबसे पहले, या किसी में पत्रांक आ रहा था सबसे पहले, लेकिन इसमें
आपका कार्यालय विभाग का नाम या मंत्रालय का नाम। उसके बाद यहाँ पे ज्ञापन संख्या आ जाएगा उसके नीचे। उसके बाद ये बीच में आ रहा है, ठीक है, ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड नहीं आ रहा है, बीच में आ रहा है बिल्कुल। यहाँ पे स्थान आ जाएगा, फिर दिनांक आ जाएगी और यहाँ पे लिखा जाएगा क्या कार्यालयीय ज्ञापन, और यहाँ पे जो भी ज्ञापन होगा मुख्य विषय है जो पत्र का, यहाँ पे प्रेषित का नाम, पदनाम, नाम और पता आ जाएगा और प्रेषक नाम यहाँ पे आ जाएगा, यानी जिसने भेजा है, और पद यहाँ पे आ जाएगा। तो ये होगा यहाँ पे कार्यालयीय ज्ञापन का फॉर्मेट यानी नमूना। उसके बाद होता है टिप्पण। तो टिप्पण भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। टिप्पण होता क्या है? तो टिप्पण ये होता है कि जैसे किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी पत्र आ रखा है, यानी बाहर से कोई आवती आ रखी है, आवती मैंने बोल दिया आपको, बाहर से आए हुए पत्र, तो उसमें सभी डिपार्टमेंट वाले क्या होते हैं कि अपनी अपनी राय प्रस्तुत करते हैं। तो इसी को कहा जाता है टिप्पण, मतलब किसी बाहर से आए हुए पत्र पर अपनी अपनी राय देना, उसी को कहा जाता है टिप्पण। परिभाषा देख लो यहाँ पे, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिए जाना, जिसे टिप्पण कहा जाता है। अर्थात टिप्पण किसी भी विचाराधीन विषय अथवा पत्र आदि के निस्तारण के लिए या मामले को नियमानुसार निपटाने के लिए लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो भी मैंने लिखा हुआ है ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से संबंधित पूछे जाते हैं, सीधे डेफिनेशन से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टिप्पण आप समझ गए होंगे कि बाहर से कोई भी आवती आ गया, यानी पत्र आ गया, विचाराधीन हो पड़ा हुआ है, उसमें विचार कर रहे हैं, तो फिर उसमें अपने विचार देना, अपनी राय प्रकट करना, अपना मंतव्य देना, इसी को कहा जाता है टिप्पण। और जब सभी लोग टिप्पण दे देते हैं, फिर उसका एक कंक्लूजन निकलता है, और जब कंक्लूजन के बाद क्या करते हैं कि टिप्पण के बाद फिर उस पत्र का उत्तर देते हैं उस डिपार्टमेंट को जहां से वो आवती आ रखी है। और मैंने आपको बताया था कि टिप्पण का जो अंतिम रूप से मसौदा तैयार किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? प्रारूपण कहा जाता है। मैंने आपको ऊपर बताया था ये। इसलिए टिप्पण का अंतिम सोपान कौन होता है? प्रारूपण होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद 8वां यहाँ पे अधिसूचना। अधिसूचना क्या होती है? सरकार की ओर से राजपत्रों यानी गजट में जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित होने वाली सूचना को अधिसूचना कहते हैं। तो यहाँ से सिंपल एक क्वेश्चन बनता है अधिसूचना से कि बताइए कि सरकार कौन से पत्रों को राजपत्र यानी गजट में क्या करती है? प्रकाशित करती है। तो वो किसको करती है? अधिसूचना को। अधिसूचना को इंग्लिश में कहते हैं नोटिफिकेशन। तो अधिसूचना में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, गजट में, गजट यानी राजपत्रों में प्रकाशित होते हैं। उसके बाद 9वां है यहाँ पे परिपत्र। अब परिपत्र क्या होता है? जब एक ही विषय पर कोई सरकारी पत्र अनेक विभागाध्यक्षों को अथवा अधिकारियों को अथवा एक साथ कई प्रेषितों को भेजा जाता है, उसे परिपत्र कहते हैं। यानी कई बार क्या होता है, जैसे सरकार ने कोई ऑर्डर निकालना है, कोई सूचना निकालनी है, और सरकार को वो बहुत सारे सभी महाविद्यालयों में भेजना है, तो कुल मिला के बहुत सारे प्रेषितों को भेजा जा रहा है ना, क्योंकि सभी महाविद्यालयों के जो मुखिया होंगे वो अलग अलग होंगे, तो इस या विद्यालयों के मुखिया वो अलग अलग होंगे, तो इनको कहा जाता है परिपत्र। यानी जब एक ही पत्र कई प्रेषितों को भेजा जाता है, या कई विभाग के अध्यक्षों को भेजा जाता है, या कई अधिकारियों को भेजा जाता है, इसे कहते हैं आपका परिपत्र। और 10वां यहाँ पे अनुस्मरण पत्र। अनुस्मरण पत्र आपको मतलब याद दिलाना। जैसे आपने किसी डिपार्टमेंट को पत्र भेज दिया और उसने उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की, वो भूल गया, तो उस पत्र को जो आपने पहले भेज रखा है उसकी याद दिलाने के लिए कि हमने आपको ऐसा काम दे रखा है, उसको आप तुरंत करें। तो जो उस पत्र की याद दिलाने के लिए जो दूसरा पत्र भेजा जाता है उसको कहा जाता है अनुस्मरण पत्र। पहले भेजे गए किसी पत्र पर कार्रवाई न होने पर उस पत्र की याद दिलाने हेतु जो पत्र भेजा जाए उसे अनुस्मरण पत्र कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन भी लिखी हुई है, तो अगर आप यहाँ पे इसको एक बार हमारे ऐप में इसके नोट्स मिल जाएंगे, तो इनको आप अच्छे से अगर पढ़ते हो तो आपको पत्र लेखन यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल कंप्लीट एक ही वीडियो में पत्र लेखन यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में मेरा राय जरूर दें, कैसी आपको ये वीडियो लगी और इस वीडियो से कितना नॉलेज आपको प्राप्त हुआ, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और फिर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि फिर और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने का मन करता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक कीजिए, और अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।